वो डायमैग्नेटिक होते हैं एंड आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो वीकली रिपल्शन फेस करते हैं, वीक रिपल्शन फेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एंड शो अ स्लाइट डिक्रीज इन देयर वेट व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक बैलेंस। तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक बैलेंस में रखेंगे और इस पर रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, तो रिपल्शन का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ग्रेविटी के अपोजिट। तो क्या होगा, इसका जो वेट आएगा, जितना आना चाहिए एक्चुअल वेट उससे थोड़ा सा कम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को याद रखें। देखो पहली वाली प्रॉपर्टी तो तुम्हें याद है ही, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्टेड हो और वेट बैलेंस में इनका वेट थोड़ा सा ज्यादा आता है ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। सेम ऐसा ही डायमैग्नेटिक में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक बैलेंस में इनका वेट थोड़ा सा कम आता है ड्यू टू रिपल्शन। फिर नीचे एक मैंने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखा है, जो भी तुम्हें पता होगा, हमने पहले भी पढ़ा है ये फॉर्मूला। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में n+2 bm। bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पढ़ा है ये फॉर्मूला पहले? हाँ सर। हाँ सर। तो हमारी जो पहली प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक बिहेवियर वाली एप्लीकेशन ऑफ सीएफई में, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कलर वाली। कलर वाली प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा अलग टाइप से आता है। पहले मैं थ्योरी वाला पार्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन वाला पार्ट भी तुम्हें बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना, कंपाउंड का डी भी आएगा, डी हमारे को दिख नहीं रहा, लग रहा है वो गायब हो गया साइड में। The compound having the configuration D1 to D9 are found to be colored, which can be explained by DD transition in which electron is transferred from T2G to EG after absorbing light of a particular wavelength in visible region। तो ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक रीड किया, ये समझ आया तुम्हें क्या मतलब है इसका? नहीं सर। नहीं आया, ठीक है। अब देखो डी ट्रांजिशन का मतलब है, देखो हमने बोला था सीएफटी से पहले कि जो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, बट सीएफटी के बाद हमने क्या बोला, उन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होती, उनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। जैसे सपोज करो T2G और EG में, T2G और EG की एनर्जी अलग अलग होगी, सही बात है, T2G और EG की एनर्जी अलग अलग है। अब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 होना चाहिए। अगर देखो D0 हुआ तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तब तो बात ही खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन होना भी तो चाहिए। डी हाँ सर। और D10 हुआ तो ऊपर नीचे जा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सब कुछ बराबर फील्ड है, तो जाएगा कहाँ ऊपर? डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है T2G से EG और EG से T2G में, क्योंकि एकदम पैक्ड है पूरा। D10 हुआ तो हाँ सर। तो D1 से D9 तक ट्रांजिशन कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो ऐसा ही लिखा है मैंने, हैविंग कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9। अब जैसे सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए T2G का एनर्जी कम है, EG का एनर्जी ज्यादा है, EG ऊपर है, T2G नीचे है। अब जो T2G का इलेक्ट्रॉन है उसने कोई वेवलेंथ का एनर्जी एब्जॉर्ब किया और वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में था, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो EG में आएगा, फिर EG से वापस उसी एनर्जी को वो एमिट करके वापस अगर T2G में आता है तो एनर्जी वही एमिट करेगा जो उसने एब्जॉर्ब करी थी। तो वो एनर्जी जो उसने एमिट करी है उसका वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में, तो हमें कोई ना कोई कलर दिखेगा। हाँ सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही पढ़ा है ना हमने। बोलो। हाँ सर। तो अब देखो, अब मैं इस लाइन को वापस से पढ़ता हूँ, अब इस लाइन को मैं वापस से पढ़ता हूँ, देखो क्या है। It is observed that the complex compound having the configuration D1 to D9 are found to be colored, which can be explained by DD transition। मतलब D orbital से D orbital में transition हो रहा है, in which electron is transferred from T2G to EG after absorbing a light of particular wavelength in visible region। विजिबल रीजन में होगी लाइट तभी कलर दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखता कलर, है ना, समझे? हाँ सर। चलो अच्छी बात है, समझ गए। तो फिर आगे लिखा है
accordingly the reflected light reaching to our eyes has some other color called complementary color. This complementary color is the color visible to us. अच्छा, तो हम बोलते हैं कि जिस लाइट का वेवलेंथ एमिट हुआ है हमें वो कलर नहीं दिखता, हमें कौन सा कलर दिखता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर हमें कैसे याद रहेगा? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए वो कलर व्हील होता है ना। हाँ सर। मैं कलर व्हील बना देता हूँ, रेड से नहीं, ब्राइट कलर से बनाते हैं, मजा नहीं आया। ये देखो कलर व्हील में बना के बताता हूँ। है ना, अब इसमें बीच बीच में कलर डाल देते हैं। देखो इंडिगो छोड़ना होता है बस, है ना, विबग्योर GYOR। अब जो आमने सामने वाले कलर है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। लाइक रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड। रेड। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज। ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू। वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री येलो। और येलो का कॉम्प्लीमेंट्री येलो। वायलेट। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अगर सपोज करो उसने जो वेवलेंथ है, जो लाइट एमिट करी है, उसका वेवलेंथ रेड कलर का रीजन में लाई कर रहा है ना, तो हमें कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर दिखेगा? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला कलर दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर दैट इज विजिबल टू अस। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना, सुनना अच्छे से। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है विबग्योर, है ना, इंडिगो हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, है ना, विबग्योर है ना। अब विबग्योर में हमें पता है इधर से इधर जाते हैं तो लैम्बडा क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डिक्रीज करती है ना, एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब एनर्जी कौन सी है? एनर्जी डेल्टा है। सर डेल्टा कैसे आया? अरे हमने क्या बोला, वो T2G से वो EG में जा रहा है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा ही तो है। ये बोलो। हाँ सर। और मैंने यहाँ पर डेल्टा नॉट, डेल्टा 2 या डेल्टा SP कुछ नहीं लिखा है, बस डेल्टा लिखा है, वो सभी के लिए वैलिड है ना। ठीक है, अच्छा एक तो ये होता है। दूसरी चीज हमारे को एक चीज और होती है, हमें पता होनी चाहिए, क्या? द डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। डेल्टा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा जितना ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अच्छा, ये हमारे को बेसिक नॉलेज जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा आएगा? अब देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा आएगा, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। हमें क्या बोलेगा? हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रखे होंगे, दो कॉम्प्लेक्स दे रखे होंगे, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2। दो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूलाज दे रखे होंगे, एक कॉम्प्लेक्स 1 दे रखा होगा, एक कॉम्प्लेक्स 2 दे रखा होगा, और हमें बोलेगा क्या? हमें बोलेगा कि दोनों में से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स एक पर्टिकुलर कलर का दिखता है। सपोज करो हमें बोला है कि एक कॉम्प्लेक्स तो येलो कलर का दिखता है, मतलब विजिबल टू अस कौन सा है? येलो। और एक कॉम्प्लेक्स रेड कलर का दिखता है। हमें बोला नहीं है कौन से कलर का है। दो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला दे दिए, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2। एक कॉम्प्लेक्स बोल दिया येलो कलर का दिखता है, एक कॉम्प्लेक्स बोल दिया रेड कलर का दिखता है, उसने बोल दिया। फिर हमसे पूछेगा कि बताओ कौन से कलर का है, बस ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा? हमें पहले तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालने होंगे कि ठीक है भाई, दिखता तो येलो है, दिखता तो रेड है, बट एक्चुअल में उसने एमिट कौन से कलर की लाइट करी है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालो पहले। तो येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? वायलेट। वायलेट है ना। और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री? ग्रीन। ग्रीन है ना। तो सबसे पहले हमें उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालने होंगे, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट्री कलर निकालेंगे तभी हमारे को पता चलेगा कि इस कलर का लाइट उसने एमिट किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर सबसे पहली चीज है निकालना ना। तो हमने देख लिया कि भैया ये तो हमारा वॉयलेट है और ये मेरा ग्रीन है। दूसरा काम हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को पता लगाना होगा। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 में स्टेबल कौन ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी के पता लगाने वाले रूल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे बाद में। पर मान लो सपोज करो इसके लिए तुमने निकाल लिया डेल्टा 1 है, इसके लिए डेल्टा 2 है, और तुमने बोला बाय सम मेथड कि हमने फाइंड आउट किया क्या, हमने फाइंड आउट क्या किया कि मान लो हमने फाइंड आउट कर लिया कि डेल्टा 1 बड़ा है डेल्टा 2 से। मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, 1 वाला। हमने पता लगा लिया कॉम्प्लेक्स 1 इज मोर स्टेबल, ठीक है। सम मेथड से हमने पता लगा लिया कॉम्प्लेक्स 1 इज मोर स्टेबल। तो फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लैम्बडा 1 छोटा है लैम्बडा 2 से। हाँ सर। कॉम्प्लेक्स 1 ने छोटी वेवलेंथ वाली लाइट एमिट करी होगी। अब देखो, अब हमें याद है विबग्योर होता है। अब विबग्योर में लैम्बडा छोटा किसका होता है, ग्रीन का या फिर वायलेट का? वायलेट का छोटा होता है। तो मतलब जो छोटा है वो वायलेट है और जो बड़ा है वो ग्रीन है। तो बड़ा कौन सा था, बड़ा वाला ग्रीन वाला बड़ा था, वायलेट वाला छोटा था। मतलब देखो इसके लिए तो लैम्बडा 2 डिफाइन किया था, इसके लिए लैम्बडा 1। तो लैम्बडा 2 ग्रीन वाला है, मतलब हमारा जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है वो कौन है, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स कौन है, कॉम्प्लेक्स 2 रेड कलर का है, कॉम्प्लेक्स 1 येलो कलर का है। समझ में आई कहानी, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बोलो। सर जो येलो रेड दिए थे वो अब्जॉर्ब दिए थे कि जो दिख रहे हैं वो? नहीं, येलो और रेड दिए थे उसमें। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना। उसमें जो कलर है वो क्या बोलता है, कलर के लिए वो एमिटेड कलर बोलता है या विजिबल टू अस बोलता है। मैंने एक एडवांस स्टेप लिया है, मैंने विजिबल टू अस बोला है कि जो हमको दिखते हैं वो येलो और रेड है, बट एक्चुअल में तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ना जो एमिट करेंगे लाइट। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री वाले निकाल लो, फिर हमें स्टेबिलिटी से डेल्टा फाइंड आउट करो, फिर उससे लैम्बडा का ऑर्डर आ जाएगा, विबग्योर से देख लो कौन सा लैम्बडा है, उससे हमारे कॉम्प्लेक्स का कलर पता चल जाएगा। समझे? सर मतलब लैम्डा हम हमेशा अब्जॉर्ब वाले से देखते, अब्जॉर्ब वाले कलर से ही देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली एब्जॉर्ब वाले से ही देखना पड़ेगा ना लैम्बडा, विजिबल टू अस तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्लियर हुआ कैसे कॉम्प्लेक्स का कलर फाइंड आउट करेंगे अगर दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हो तो? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं है, चलो ठीक है, फिर तो आगे चलते हैं हम लोग। नोट पॉइंट से हमारे पास कुछ कुछ देखो। नोट का फर्स्ट पॉइंट क्या है नोट का, in general compounds with sorry, in general compounds with one or more unpaired electron are colored। देखो ये इन जनरल है सब कुछ, जरूरी नहीं है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो वो कलर ही हो, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो वो कलर ना हो, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है ना। हम बोलते हैं इन जनरल कंपाउंड विथ वन और मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलर्ड, वेयर एज द कंपाउंड विथ 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस। ये जनरल थ्योरी है कि जनरली ऐसा देखा गया है कि जिसके अंदर जनरली हमने ऐसा देखा है कि जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलरफुल होते हैं, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कलरलेस होते हैं। फिर इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा है सर्टेन कंपाउंड्स with D0 और D10 configuration are found to be intense colored due to charge transfer। ठीक है, जैसे K2Cr2O7 है, KMnO4 है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें इंटेंस कलर हमें दिखता है D0 या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद, मतलब D में इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी इंटेंस कलर दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, और चार्ज का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ये हमेशा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा D0 या D10 हो तो कलरलेस ही होगा। अगर हमारा D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है और चार्ज ट्रांसफर तुम्हें दिख रहा है तो भी वो कलरफुल हो सकते हैं हमारे कंपाउंड। इतना पॉइंट क्लियर है?
सर ये हाँ, चार्ज सर। ट्रांसफर क्या होता है, आप एक बार बता सकते हैं? चार्ज ट्रांसफर मतलब चार्ज का मूवमेंट हो रहा है ना। चार्ज जैसे डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ दिख रहा होगा, तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ नीचे वाले ऑक्सीजन पे ही थोड़ी रहेगा, ये तो मूव करता रहेगा ना ऐसे इधर उधर ड्यू टू रेजोनेंस। तो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होते हैं ना, नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर ऊपर से वापस नीचे आएगा, तो यहाँ पर भी तो एक तरह से चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, उसका मूवमेंट ही तो हो रहा है। उस वजह से हमारे को क्या दिख रहा है, कलर दिख रहा है, इंटेंस कलर। बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट नोट डाल के एक दो पॉइंट्स और लिखे। पहला पॉइंट, विथ सेम टाइप एंड नंबर ऑफ लिगेंड M3+ फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन M2+। अब देखो इसमें कंडीशंस बहुत सारी है, टाइप सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ लिगेंड सेम होने चाहिए। लिगेंड का टाइप सेम हो मतलब SFL WFL टाइप, और लिगेंड का नंबर सेम हो तो M3+ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है M2+ से। ठीक है, लिगेंड का टाइप सेम हो मतलब SFL WFL टाइप, और नंबर ऑफ लिगेंड सेम हो। ठीक है, मतलब उनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, तो मेटल में 3+ का चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है 2+। Second point, the complex compound having chelating rings are highly stable complexes and this is called chelation effect, and also greater the chelating rings greater will be the stability। तो सेकंड वाला पॉइंट तो बहुत कॉमन है, तुम सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जितनी ज्यादा चिलेशन होगा कॉम्प्लेक्स में, जितना ज्यादा चिलेटिंग रिंग्स बनेगी उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे कंपाउंड में आएगा। क्लियर है सेकंड वाला पॉइंट? हाँ सर। क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे, देखो क्वेश्चन लिखा है उसके नीचे क्या, which one of the following, sorry, which one is the most stable। इन चार कॉम्प्लेक्स दिए नीचे, उनमें बताना कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। सी वाला। सी वाला। सी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्यों? जल्दी बोलो क्यों। सर वो बना रहे ना अपना चिलेट, क्या बोलते हैं, हाँ, चिलेटिंग रिंग्स। इथिलीन डायमीन होता है, ये क्या चिलेटिंग रिंग्स बना लेता है, कैसे देखो मैं बता रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा वापस। कि जैसे कोबाल्ट है, यहाँ पर कोबाल्ट किसमें 3+ में, अब इथिलीन डायमीन कैसा होता है, ऐसा। अब यहाँ से भी डोनेशन होगा, यहाँ से भी डोनेशन होगा, तो देखो रिंग बन गया 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन गया। हाँ सर। सर वहीं से चालू हुआ, वहीं पे खत्म हो गया। ओ सॉरी 5 मेंबर का रिंग बन गया, 5 मेंबर का रिंग बन गया। तो बाकी जितने भी लिगेंड है NH3H2O, ABD ऑप्शन में 2 लिगेंड है Na3 और H2, ये क्या होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, ये रिंग नहीं बना सकते, बट सी ऑप्शन स्पेशल है, उसमें चिलेशन हो रहा है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, मेरा सी वाला होगा। इसलिए हम लोग आंसर क्या टिक करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? हाँ सर। सर वो सी वाला क्यों टिक है, मतलब ए में भी तो मतलब 6 मेंबर्स बन रहा था ना। लगा रही नीचे बात, चलिए कार्बन बोलो। ए में 6 मेंबर बन रहा था ना, अभी आपने बताया, तो फिर हम लोग 5 मेंबर बन रहा था ना, तो 5 मेंबर वाला जो कर रहा वो मतलब ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्या बोला ये, क्या बोल रहा है ये, क्या हो गया, तो क्यों नहीं टिक किया हम लोग ने? क्या बोल रहे, क्या हो गया? सर ए को क्यों नहीं टिक किया हम लोग ने? ए में भी तो चिलेशन हो रहा है ना। ए में भी चिलेशन हो रहा है, ओ हो कैसे? उनमें तो नई थ्योरी हाँ कुछ सर। आई है। हाँ 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 सर। चलो हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, हमारी क्या, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। देखो इसकी थ्योरी बड़ी अजीब हो सकती है, बट जो थ्योरी का कंक्लूजन है वो बड़ा ही इजी है, कंक्लूजन भी याद रहेगा तो भी हमें याद, हमारा काम चल जाएगा। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल को और क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग है ना। मतलब इसमें क्या होगा, उल्टा काम चलता है, जो मेटल के
मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी इलेक्ट्रॉन, वो बैक बॉन्ड हो जाता है उसमें ना, साइडवेज ओवरलैपिंग हो जाती है, तो वहां पर नया एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, मैं एक बार तुम्हें रफ आइडिया दे फिर थ्योरी से तो सब क्लियर हो ही जाएगा। हमारे पास मेटल है, ठीक है, उसके पास डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिख रहा है, मान लो, मेरा इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है बट मान लेना कि डी ऑर्बिटल ऐसा ही दिखेगा। मैं जो ऑर्बिटल फिल्ड होंगे ना उनको तो शेडेड करके बताऊंगा, और जो ऑर्बिटल खाली होंगे उनके लिए कोई शेड नहीं बताऊंगा ना। तो ये मेटल के डी ऑर्बिटल है जो फील्ड है ना, तो इनको मैं शेड कर देता हूँ, शेडेड बना देता हूँ थोड़ा कि भैया ये फील्ड है ना। मेटल कार्बोनिल में हो रही है, मतलब कार्बोनिल हमारा निगेंड है CO, ठीक है। अब ये CO है, C ऐसा होगा CO, है ना। अब CO के पास, अच्छा मेटल के पास एक ये खाली भी है ना, जिसमें वो लोन पेयर का डोनेशन लेगा, और इधर ये CO का फील्ड ऑर्बिटल है जिससे वो लोन पेयर का डोनेशन देगा। यहाँ से लोन पेयर दिया, ऑब्वियसली कार्बोनिल लिगेंड है तो देगा तो सही ना कुछ, तभी तो लिगेंड है। और इसके पास है ना कुछ खाली ऑर्बिटल भी है, किसके पास, CO के पास। जो खाली है उनको मैं शेडेड नहीं बता रहा, उनको वेकेंट, जो खाली है वो एकदम ब्लैंक दिख रहे हैं, और जो भरे हुए वो शेडेड है, ऐसा है। ये हमारे क्या होते हैं, ये वाले हमारे होते हैं कार्बन के पाई स्टार ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं लूमो, है ना, ये वाले खाली वाले, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर पाई बैक बॉन्ड बन जाता है, पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, बाय साइडवेज ओवरलैपिंग, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, ये इस पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम है यहाँ पर, कैसा कि हमारे पास मेटल तो है ही, और ये मेरा लिगेंड है, तो लिगेंड भी इसको देता है, ये भी इसको देता है, दोनों एक दूसरे को लेन देन दोनों तरफ से चल रहा है। ये वाला क्या है, नीचे वाला सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कैसे लिखेंगे, TE, ये इसका बेसिक थ्योरी है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। नीचे वाला तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ऊपर वाला क्या है, पाई बैक बॉन्ड। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, जिनका एप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन होता है कार्बन के लूमो के साथ, एंटी बॉन्डिंग में वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया है, जबरदस्त हो गया है। जबरदस्त क्यों हो गया बॉन्ड का स्ट्रेंथ मेटल और कार्बन के बीच में, क्योंकि एक तो बीच में इसका डोनेशन तो हो ही रहा था कार्बन का, उधर से मेटल ने भी डोनेशन करा, तो जो बॉन्ड ऑर्डर था वो बढ़ गया ना। हाँ सर। तो बस ये इसका ये बेसिक है ना। अब इसी चीज को मैंने थ्योरी में भी लिखा हुआ है, फिर इसका कंक्लूजन भी हम गा देंगे। कंक्लूजन कहां से गाएंगे, कंक्लूजन यहां से गाएंगे, पहले थ्योरी पढ़ो। थ्योरी देखो क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ, मैं थ्योरी रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। In the formation of metal carbonyl, the ligand CO forms a relatively weak sigma coordinate bond with the empty hybridized orbital of central atom, है ना, central metal atom। कि हमारा जो कार्बन के डोनेशन से जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, उतना अच्छा खासा डोनेशन नहीं हुआ है। In the addition of this, the fully filled pi orbital of central atom, सेंट्रल मेटल एटम है वो, है ना, सेंट्रल एटम हैविंग अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन forms pi back bond by sideways overlapping with the empty LUMO orbital of ligand CO. This pi back bond strengthens the sigma coordinate bond
between metal and CO. Therefore the synergic bonding and the overall strength of the bond between carbon overall कहां पर हूं मैं, यहां पर पढ़ रहा हूं ना, एक सेकेंड, मैं यहां पर पढ़ रहा हूं, called synergic bonding and the overall strength of the bond between central atom and CO ligand is considered वेरी, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड इसलिए ही है कि कार्बन का डोनेशन बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं है सीओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वो सीओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसलिए है क्योंकि उसके कार्बन और मेटल एटम के बीच में बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जबरदस्त इसलिए हुआ है क्योंकि मेटल ने भी अपना बैक बॉन्ड बनाया है कार्बन के पाई स्टार, मतलब एंटी बॉन्डिंग लूमो ऑर्बिटल में बैक बॉन्ड करके। देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें, काम की चीज क्या है जो हमें याद हो। हाँ बोलो सर। वो वीक क्यों बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड जो सीओ बना रहा है मेटल एटम के साथ? स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए ये बताओ। कार्बन मतलब डोनेशन देगा ही क्यों? कार्बन के पास क्या बहुत ज्यादा है सब कुछ? देखो हाँ, मतलब वो ज्यादा, मतलब कार्बन के पास जो डोनर होते हैं वो अच्छे डोनर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ फुली फिल्ड है ना। कार्बन एक लुईस बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता सीओ में, है ना, क्योंकि कार्बन के पास खुद ही बहुत जितना है बस वो काम का है उतना ही है, तो उतना अच्छा कार्बन डोनेशन नहीं दे पाएगा। बट फिर भी हम सीओ को एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों कंसिडर करें? देखो कार्बन डोनेशन दे देगा बट स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, बहुत जबरदस्त नहीं है, ठीक है, दे देगा बस। बट मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है, ठीक है। वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जबरदस्त होने की वजह से कार्बन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने बोला है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जबरदस्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बैक बॉन्ड हो जाता है मेटल का जो डी ऑर्बिटल है और जो कार्बन का एंटी बॉन्डिंग वाला जिसको हम लोग लूमो बोल रहे हैं उसके बीच में एक बैक बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में एक बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। हाँ सर समझा। अब देखो हमें क्या ध्यान रखने वाली बातें क्या है कि मेटल बैक बॉन्ड कर रहा है तो किसमें कर रहा है? पाई स्टार में, एंटी बॉन्डिंग में, लूमो में, कार्बन के लूमो में करता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखने वाली है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ये सारी चीजें। कौन सी वाली? ये सब क्या? ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन एम एंड सीओ, लेसर विल बी द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हम बोलते हैं कि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा अच्छा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही बेकार होगा। यहाँ पर एक बॉक्स बना के लिखा हुआ भी है मैंने, क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एम एंड सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सी एंड ओ। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, हाँ बोलो बोलो। एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो स्टेबिलिटी कम। हाँ, क्योंकि कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए कार्बन की जो बॉन्डिंग होगी ऑक्सीजन के साथ वो खराब होती जाएगी। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। सबसे जबरदस्त पॉइंट यही है कि मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही बेकार होगा। इस चीज को ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेटल कार्बोनिल का, कि भैया जितना ज्यादा हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा और मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेटल कार्बन में जितना ज्यादा डोनेशन देगा, मेटल का कार्बन में जितना ज्यादा डोनेशन आता जाएगा वो ऑक्सीजन से अपनी बॉन्डिंग को बेकार करता ही जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट देखो स्टार मार्क करके लिखा है, ये रहा, क्या? नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज ऑन मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन से बॉन्ड का? मेटल एंड कार्बन, मेटल और कार्बन बॉन्ड बनाया है, इंक्रीजेस। कोई बताएगा नेगेटिव चार्ज मेटल पर बढ़ने से मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों बढ़ा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई थोड़ी तो देने में ज्यादा टेंडेंसी। हाँ, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है इसलिए मेटल की डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इसलिए मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सेम इसका अपोजिट पॉइंट नीचे लिखा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड डिक्रीजेस, ठीक है। फिर नीचे वाला पॉइंट तो अगेन वही पॉइंट है सेम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड बना के बताया मेटल एंड कार्बन का, इंक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिक्रीजेस।
तो देखो 2 पॉइंट याद रखे, मेटल पर जितना ज्यादा नेगेटिव में चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसकी डोनेशन टेंडेंसी होगी, मतलब उतना ही अच्छा मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा। दूसरा पॉइंट, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। क्लियर है इतना? हाँ सर। अच्छा नीचे मैंने ऐसे ही सर कोई उसका पॉइंट, हाँ सर उसका रीजन समझ में नहीं आया, मतलब वो आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल, तो फिर वो स्ट्रेंथ कैसे कम हो रहा है, वो एक बार बता दीजिए। अरे तुमने पढ़ा नहीं है क्या, एमओटी में एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बंद होते जाते, बढ़ते जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाता है ना। हाँ समझ रहा हूँ। अब देखो नीचे बॉक्स बना के ऐसे ही कोई फैक्ट लिख दिया है मैंने। एक एंटी कैंसर ड्रग होता है, इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं। प्लेटिनम 2+ पर 2 क्लोरीन डोनेशन दे रहे, 2 अमोनिया डोनेशन, ठीक है। अब हमने क्या करा है, 2 पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग से क्या क्या हो रहा है उन सबको समराइज करके वापस लिख दिया है। पाई बैक बॉन्डिंग से क्या क्या हो रहा है उसको समराइज करके लिख दिया है। देखो पाई बैक बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। और इधर लिखा है राइट साइड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। उल्टा होगा, कार्बन ऑक्सीजन में, मेटल कार्बन में जो हो रहा है उसका अपोजिट कार्बन ऑक्सीजन में होगा। पाई बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। पाई बैक बॉन्डिंग से मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ घटेगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, उधर कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो ये पॉइंट सारे क्लियर रखे हमेशा कि मेटल कार्बन में जो होगा कार्बन ऑक्सीजन में उसका अपोजिट होगा। क्लियर है इतना? हाँ सर। सर सिनर्जी की इफेक्ट क्या रहता है? सिनर्जिक इफेक्ट क्या रहेगा, तुम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो ना, सिनर्जिक वर्ड का मतलब बताओ। बोलो। सिनर्जिक वर्ड का मतलब देख लो एक बार, अगर तुम्हें सिनर्जिक वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा तो तुम क्लियर हो जाएगा व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो मैंने गूगल सर्च किया है, सिनर्जी का मतलब है ना, सिनर्जी से ही सिनर्जी का आया होगा। इसका मतलब मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। द एडेड सक्सेस, energy or power gained by 2 people or organization working together which is better than the result achieved by working them separately। मतलब कार्बन अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था, मेटल अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था, जब साथ में मिले तो उन्होंने मिलकर एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना दिया। दैट्स व्हाई इसको सिनर्जिक बॉन्ड बोल रहे हैं। हाँ सर। ऐसा है, मतलब इंग्लिश का वर्ड है, उसी की टर्म्स को लेकर इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल दिया है, बस है ना। वो सिनर्जिक बॉन्डिंग याद होना चाहिए, नाम कोई बहुत भयानक ऐसा कुछ हो नहीं गया है कि सिनर्जिक से मतलब क्या हो गया ऐसा, ठीक है। अब उस इफेक्ट को सिनर्जिक इफेक्ट बोल दिया, बस इतना ही है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था थोड़ी देर पहले जब मैं तुम्हें कलर के बारे में बात कर रहा था कि मैं ना स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। देखिए थोड़े 2 पॉइंट्स तो हमने पहले भी पढ़ लिए थे कि अगर टाइप ऑफ लिगेंड सेम हो, नंबर ऑफ लिगेंड सेम हो तो मेटल 3+ ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दूसरा पॉइंट हमने बोला था जिसमें चिलेशन होता है, जिसमें चिलेशन होता है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हेडिंग डाल के ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर साइड में मैंने लिखा है ये पहला वाला जो पॉइंट है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एक ग्रुप के लिए डाल दो। एक ग्रुप के लिए है ना, मतलब मेटल्स जो होने चाहिए सेंट्रल मेटल एटम वो एक ग्रुप के होने चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा है एप्लीकेबल इन अ पीरियड, है ना। तो पहला वाला पॉइंट देखो किसके लिए एप्लीकेबल है कि स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। या फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। या फिर चिलेशन, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, चिलेशन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, एप्लीकेबल इन अ पीरियड। ये डायरेक्टली हमें ध्यान रखने। क्लियर है पहले 2 पॉइंट? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, सिनर्जिक बॉन्डिंग आल्सो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना।
अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं जो सारे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अब उसमें तुमने देखा है कि भैया एक में सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा है, एक में सिनर्जिक बॉन्डिंग कम है, जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट, हाँ ये थर्ड पॉइंट था, पॉइंट हमारे थोड़े कट गए हैं तो पॉइंट को अलग से मैं मार्क कर देता हूं। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। जनरली चिलेशन इफेक्ट्स डोमिनेट्स ओवर लिगेंड स्ट्रेंथ, मतलब हम बोलते हैं क्या कि जनरली ऐसा पाया गया है हमारा कि, अच्छा अब है ना वो वाली बात याद कर लो, एक बार एक क्लास में उसने बोला था प्रथमेश ने कि सर अगर लिगेंड हमारा चिलेटिंग रिंग बना रहा है तो लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नहीं, ये पॉइंट है वो कि जनरली चिलेशन इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर लिगेंड स्ट्रेंथ, मतलब स्टेबिलिटी निकालने का काम आएगा कि चिलेशन इफेक्ट आ रहा है और लिगेंड स्ट्रेंथ आ रहा है, तो उसमें चिलेशन इफेक्ट जिसमें आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही ऊपर बोला है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, बोला है ना, बोलो। हाँ सर। हाँ तो सर। इसका एक एक्सेप्शन भी मैंने नीचे लिखा है, एक आयरन है +3 में ऑक्सिलेट बना रहा है और एक उधर भी आयरन है +3 में, वो भी वो ऑक्सिलेट के साथ है, एक साइनाइड के साथ है। तो देखो होना तो स्टेबल ऑक्सिलेट वाला चाहिए था, भले ही साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑक्सिलेट वीक फील्ड है, तो हमने बोला है यहाँ पर चिलेशन इफेक्ट डोमिनेट्स करता है ओवर लिगेंड स्ट्रेंथ, बट ये एक्सेप्शन है हमारा, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें FeCN6 3- वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर लिगेंड स्ट्रेंथ से ही जाएंगे। चलिए अच्छा एक और है यहाँ पर हमारी, हाँ सर मतलब वही है ना कि मतलब मैंने बोला था कि ऑक्सीजन जो है वो अगर किलेट करेगा तो मतलब वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, मतलब नाइट्रोजन वगैरह से। तूने वो ये दो बोला था, पैरामीटर में। तूने ये बोला था ऐसे लिगेंड जो रिलेशन करते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं, तूने ये बोला था। हाँ मतलब ऑक्सीजन जो है अगर वो किलेट करेगा तो नाइट्रोजन से भी मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हाँ बनाएगा हाँ अगर इसी वो टाइप से कुछ बोला था, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि कुछ रिलेशन कर रहा है तो उसके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर समझे। अच्छा यहाँ पर मैंने एक इरविंग विलियमसन स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखा है, क्या है देखो, बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ये इरविन स्टिंजर, ये इरविन विलियमसन वाला है ना, नॉर्मल है, इसको याद रखना चाहो तो कर लो कि मेटल अगर ये सारे हो, ये सारे मेटल एटम हो हमारे, तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, ठीक है, कि Mn2+ से ज्यादा Fe3+, Fe3+ से ज्यादा कोबाल्ट 2+, उससे ज्यादा निकल 2+, उससे कॉपर 2+, फिर बीच में कॉपर 2+ वाला एक्सेप्शनल ऑर्डर आ गया है, और इसमें मैंने नीचे लिख भी दिया है कि इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसका है, कॉपर का है। कॉपर 2+ का है। वैसे तो मतलब फिफ्थ वाला पॉइंट मतलब बहुत जबरदस्त पॉइंट नहीं है कि अगर हमें ये याद नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ये एक ही सीरीज के लोग हैं, है ना, मैग्नीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और हमने ऊपर लिखा भी है क्या कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एप्लीकेबल इन अ पीरियड, एक पीरियड में देख लो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट इरविन विलियमसन ने अपनी एक अलग सीरीज निकाली थी, तो चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही ज्यादा पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इजी इजी क्वेश्चन करेंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट इन, अरे समझ तो आया ना, मैंने थोड़ा जल्दी बढ़ा दिया है, मुझे लगा कि मतलब आ ही जाएगा समझ, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जनरली मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं ना। हाँ इनमें बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा। सर डी है क्या? क्या डी है क्या?
ठीक है, वो है नहीं है वो तो सब ठीक है, अपना लॉजिक दो पहले। सर वो अपने नोट में लिखाया था ना, पॉजिटिव चार्ज मेटल एटम पे बढ़ेगा तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा मतलब मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है ना, तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ना। सही बात है। कौन बोल रहे हो तुम, नाम बताओ अपना। सर विभूति बोल रहा हूँ। ओके, तो देखो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले तो मेटल पर चार्ज निकाल लो। यहाँ पर वेनेडियम माइनस में है, कार्बोनिल पर तो जीरो होता है ना। यहाँ पर आयरन जीरो में है, यहाँ पर क्रोमियम जीरो में, यहाँ पर Mn प्लस में है। अब सबसे बेकार डोनेशन किसमें होगा? सबसे बेकार डोनेशन मेटल का किसमें होगा? मेटल सबसे बेकार डोनेशन कौन से किसमें करेगा? Mn प्लस वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव में चार्ज वहीं पर ही है। बोलो इतना बेकार डोनेशन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उसी में होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि इधर मेटल कार्बन में अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाया, तो मतलब कार्बन ऑक्सीजन में अच्छा बन गया होगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ सर। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अरेंज द फॉलोइंग। अच्छा पहला क्लियर है ना सभी को? तुम्हारा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे समझ ही नहीं आया। हाँ सर क्लियर है। अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? और सेकंड वाला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। सिंपल ही है एकदम। ये भी क्या है, FeCN6 4 माइनस और FeCN6 3 माइनस। सेकंड वाला है NiCl4 4 नहीं होना चाहिए, Ni तो फिर 2 प्लस में जाएगा ना। 6 4 माइनस NiNH3 6 2 प्लस NiCN6 4 माइनस। थर्ड है FeNH3 6 3 प्लस FeOX3 3 माइनस और FeEDTA माइनस। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सर पहले में तो दूसरा वाला होगा ना, FeCN6 3 माइनस। सारे बताओ पहले। हाँ हाँ सर, पहले में दूसरा वाला। पहले में दूसरा वाला होगा। अच्छा, और दूसरे में? तो दूसरे का कंफर्म नहीं है पर मतलब ये CAB लग रहा है शायद। हो ऐसे कैसे बता रहे हो यार? थर्ड वाले का तो सर यही है लास्ट, मतलब
EDTA फिर OX और NH3। देखो फर्स्ट वाले में, चलो मैं आंसर बता देता हूँ, तुम लॉजिक दे दो, है ना, कुछ तो बताओ। मैं आंसर बताता हूँ, तुम लॉजिक दो। आंसर ये है, अब लॉजिक बताओ। पहले वाले में लॉजिक क्या है? चार्ज बढ़ रहा है पहले Fe। में चार्ज आयरन चार्ज पे बढ़ रहा है +3 ना, है। आयरन एक हाँ में +2 है, उसमें +3 है, चार्ज बढ़ रहा है इसलिए, है ना, ठीक है। सेकंड वाले में क्या लॉजिक है? सेकंड में तो सर शायद लिगैंड लिगेंड के स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से हो लिगेंड रहा है। स्ट्रेंथ है लिगेंड सेकंड स्ट्रेंथ वाले में, देखो डोनेशन टेंडेंसी। लिगेंड स्ट्रेंथ क्या है सेकंड वाले में? देखो निकल पर चार्ज सेम है, लिगेंड का नंबर सेम है, लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, देन उससे भी एक अमोनिया, देन उससे भी एक Cl है, इसलिए हमारा ऐसा होगा। हाँ सर। थर्ड वाले में और देखो अमोनिया वाला सबसे कम होगा क्योंकि वो तो चिलेशन कर नहीं रहा, ठीक है। अब OX और EDTA दोनों ही चिलेशन करते हैं, बट ज्यादा चिलेशन कौन करता है? जिसमें नंबर ऑफ EDT ज्यादा होते हैं। हाँ, समझ गए? हाँ सर। चलो, अब किसी ने मेरे से एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था कि सर EDTA होगा और कितने रिंग्स बनाएगा, सर ऐसा कुछ पूछा था, याद है किसी को? मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। हाँ सर, मैंने पूछा था। हाँ, तो अब वही क्वेश्चन है हमारा। सर वो फर्स्ट वाला एक बार बताना। तो पहला पॉइंट स्टेबिलिटी, देखो ये रहा हमारा पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है? हाँ सर, अच्छा ठीक है। चार्ज से देख ले, आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड बाय चिलेशन। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं इंटीजर में, है ना, शायद रेजो वेजो के पेपर में कभी आया होगा, मेरे को ऐसा ध्यान लग रहा है कि आया होगा कभी ना कभी। बताओ, नंबर ऑफ रिंग्स फॉर्म्ड। तो मैंने तो पढ़ा था 5 रिंग बनाता है 6 मेंबर्ड की। कौन है, किसने पढ़ा था? सर मैंने ही, जिसने पूछा था, मैंने शीट में ही कहीं पढ़ी थी। पढ़ा क्या, हम बना के बताएंगे ना, बनाओ कैसे बनाएगा? 5 6 मेंबर, सारी रिंग 6 6 मेंबर की होगी। शायद यही देखा था मैंने। चलो कोई नहीं, बताओ, देखते हैं क्या होता है। जब मैंने अभी इस साल 12th में ये टॉपिक पढ़ाया था, तब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मैंने 13 लेक्चर लगाए थे, तुम्हारे में 7वां लेक्चर चल रहा है, मतलब हम बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं आगे, ज्यादा ही रफ्तार ना होगी कहीं। नहीं सर, समझ में आता है। अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए बस। सर 5 मेंबर्ड रिंग्स आ रही है। नंबर ऑफ रिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ रिंग्स बताइए कितनी होगी? 5 रिंग, 3 एक प्लेन में और 2 अलग ऊपर नीचे। ओह माय गुडनेस, 3 एक प्लेन में, ये कैसे पता लगा? देखो ना, मैं बता देता हूँ कैसे, मैं कैसे सॉल्व करता, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करता, हम ऐसे करते हैं। EDTA क्या होता है? इथिलीन डायमीन, ऐसा। अब मैं क्या करता हूँ, इनको अलग अलग नाम दे देता हूँ ना, नाम अलग अलग इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि हो क्या रहा है ना। यहाँ पर जो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, ABCD का मतलब क्या है? CH2CO- है ना, यही मतलब होगा। हाँ सर। इधर मेरा Fe3+ में है ना। अब देखो डोनेशन कहाँ कहाँ से आएगा, डोनेशन कहाँ कहाँ से आएगा? ऐसा होगा डोनेशन। हाँ सर।
अब देखो नाइट्रोजन को भी मार्क कर देते हैं, मैं बोल देता हूँ ये वाला नाइट्रोजन 1 वाला नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन 2 वाला नाइट्रोजन है ना। अब देखो पहली रिंग कौन सी है, Fe और A। Fe और A देखो, N2 नहीं सॉरी, हमने N1 बोलना चाहिए। Fe और A, एक रिंग दिख रही है Fe और A की। हाँ सर। ठीक है, सेम ऐसा एक रिंग होगी Fe3+ के साथ ना, N1 और B, Fe और B की एक रिंग दिख रही है। हाँ सर। ठीक है, एक रिंग देखो ये दिख रही होगी तुम्हें Fe3+ N1 N2 की, वर्टाइसेस लिए बस मैंने, है ना। जो ये वाली रिंग है, बीच वाली रिंग, सबसे बीच वाली रिंग दिख रही है एक और। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और एक रिंग तुम्हें सेम इधर देख लो तो क्या दिख रही होगी, Fe3+ N2 और C। हाँ ऐसे ही Fe3+ N2 और D। इसके अलावा कोई रिंग है तो बताओ, इसके अलावा कोई रिंग है तो बता दो। सर वो ओवरलैपिंग रिंग्स नहीं कंसिडर करेंगे, ओवरलैपिंग का क्या नहीं करेंगे, मतलब जैसे ए Fe3+C वैसा। Fe3+ और C वैसा। अरे तो भैया ये A अलग कहीं बैठा है ना। नहीं नहीं, ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे फिर तो, ऐसे तो फिर तुम बनाते ही जाओ। ठीक है सर। चलो अब हमारा देखो सब कुछ खत्म हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक चीज और बची लास्ट, क्या, आइसोमरिज्म। आइसोमेरिज्म और बचा है ना। चलो आइसोमेरिज्म हमने 8 बजे क्लास स्टार्ट करता, अभी तो बड़ा टाइम है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइसोमेरिज्म ना, यार चलो आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं। उसमें तो पढ़ लिया ना तुमने, ऑर्गेनिक में या नहीं पढ़ा, पढ़ लिया शायद ना। हाँ हो गया। ऑर्गेनिक में कहाँ तक पहुंच गए तुम लोग, ORM चल रहा होगा अभी तो ना। ORM2 चालू है। सही है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं। अब अगेन वही दो टाइप का आइसोमेरिज्म है हमारे पास, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। एक है हमारे पास स्ट्रक्चरल, एक है हमारे पास स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या स्ट्रक्चर, यही है। इसमें क्या होता है, सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं, ये ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हमने गड़बड़ी लिख दी, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं बट डिफरेंट कनेक्टिविटी। यहाँ पर लिखते हैं सेम फॉर्मूला सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट क्या ओरिएंटेशन। वही है ना कि कार्बन है जो क्लोरीन के साथ कनेक्टेड तो है, बट कनेक्टिविटी क्या है, एक में वैज है एक में डैश है ना। कनेक्टिविटी तो सेम है, कार्बन क्लोरीन के साथ ही बॉन्डेड है, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एक में वैज है तो एक में डैश है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। देखो स्ट्रक्चरल में हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर पढ़ने को, स्ट्रक्चरल में हमारे पास क्या क्या है पढ़ने को, स्ट्रक्चरल में हमारे पास पढ़ने को है आयोनाइजेशन वाला, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। एक होता है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, एक है इसमें लिंकेज, एक है इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और एक है हमारे पास इसमें लिगेंड आइसोमेरिज्म। ऐसे ही स्टीरियो में हमारे पास इसमें दो ही है, क्या, एक तो जीआई और एक ओआई। जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल, ओआई का मतलब ऑप्टिकल, है ना। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चरल में सारे पढ़ लेंगे, फिर स्टीरियो में हम लोग बाकी के लोगों को देख लेंगे। सिंपल सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है आइसोमेरिज्म।
ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग हैशटैग लगा के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में भी 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, तो पहला वाला हमारा आएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तुम्हारा संडे को टेस्ट है क्या? हाँ सर, हाँ सर। कौन से पैटर्न का टेस्ट है, मेंस या एडवांस? मेन। मेंस पैटर्न। ओके ठीक है। अच्छा, तुम्हारे मार्क्स वार्क्स कैसे आ रहे टेस्ट में? मतलब कभी हमारे इतने टेस्ट हो गए, हमने कभी चर्चा नहीं करी टेस्ट वेस्ट के ऊपर। तो सर केमिस्ट्री में ठीक आ रहे। नहीं, केमिस्ट्री में ठीक आने से थोड़ी सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो सब में आने से होगा ना। तो सबके मार्क्स हाँ बताओ सर। ना। फिजिक्स में थोड़ा डाउन। हाँ सर, फिजिक्स में थोड़ा डाउन है। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, 2 तरह की चीजें होती है कि पेपर के अंदर होता है, कभी केमिस्ट्री इजी आ जाती है, कभी मैथ्स इजी आ जाता है, कभी फिजिक्स इजी आ जाता है ना। तो अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर टफ आ गया और उसमें मार्क्स कम आ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें वो सब्जेक्ट नहीं आता, है ना। अगर केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा आ गए तो हो सकता होगा केमिस्ट्री का पेपर इजी होगा, इसलिए मार्क्स ज्यादा आ गए होंगे। तो वो पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी देखा जाएगा ना सब्जेक्ट का, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो वैसे मतलब कितने टेस्ट हो गए तुम्हारे? क्या इस मेंस में जनरली कितना स्कोर चलता है ओवरऑल? 300 मार्क्स का पेपर होता होगा। बताओ, 150, 160, 170 मार्क्स आते हैं या नहीं आते? बताओ अभिषेक, कितने मार्क्स नहीं आते हैं तुम्हारे? नहीं सर, 100 तक आए थे मतलब। ठीक है, बोलो भाई बाकी लोग, रजत, इब्राहिम। सर पहले में 119 आया था, दूसरे में 138 आया था। पहले में 190 या 19? 19 सर, 119। ओके ओके। सर मेरे भी पहले दोनों में तो वो 185 से 190 के आसपास में आए थे, अभी लास्ट वाले में 132 है। तो मतलब लास्ट वाले पेपर में क्या पेपर डिफिकल्ट आ गया था या नहीं सब्जेक्ट सर, या एक्चुअली फिर? मैं मतलब वो देखा तो उसमें ये निकला कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे, तो मतलब मेरा उसमें रॉन्ग बहुत मोरल हो डा गए। अच्छा, और फिर स्टार्टिंग वाले मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो मोरल डाउन हो गया तुम्हारा, आगे वाले क्वेश्चन हुए ही नहीं है क्या? हाँ, और फिर मतलब वो सही से अटेम्प्ट नहीं किया तो रॉन्ग बहुत हो गए मेरे उसमें। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। बाकी यार मेरे को तो यही लगता है कि अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हो तो एटलीस्ट आपके 50% स्कोर आने चाहिए। 50% स्कोर डिसेंट माना जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं आ रहे तो थोड़ा हार्ड वर्क करो, अपना एनालाइज करो मिस्टेक पेपर में क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्या करना चाहिए। देखो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स प्रोड्यूस आयनाइजेशन का मतलब है अलग अलग आयन देंगे, नाम से ही पता चल रहा है ना। आयनाइजेशन आइसोमर प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, है ना, AQ इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में वो अलग अलग आयन प्रोड्यूस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिखना चाहूंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा? जैसे मान लीजिए, देखो, एक है PTEN होल ट्वाइस Br2Cl2, है ना। एक है PTEN होल ट्वाइस Cl2Br2। सभी में देखो क्या है हमारे पास? फॉर्मूला सेम है, बट आयन अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग। हाँ सर। ठीक है, आयन अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्वस आयन देखो, अलग अलग टाइप के एक्वस आयन हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे क्या है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि आयनाइजेशन आइसोमर होंगे, है ना। ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं लिंकेज आइसोमर, है ना, या फिर लिंकेज
आइसोमेरिज्म। लिंकेज का मतलब लिंक अलग अलग होगा। लिंक अलग अलग कैसे होगा सर? लिंक का मतलब लिंक मतलब बॉन्ड अलग अलग होगा। कैसे? हम लोग बोलते हैं दिस arises when the complex compound contains एम्बिडेंटेड लिगेंड। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या हो? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा तभी तो लिंक अलग अलग होगा, बॉन्ड अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें दो तरह की डोनेशन साइट अवेलेबल होती है। लाइक जैसे ऐसा हो सकता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक तो है CO कोबाल्ट NH3 होल 5 और इधर साइनाइड है और बाहर Cl2 है, और ऐसा ही एक है CO NH3 होल 5 और ये NC है और बाहर Cl2 है। अब देखो साइनाइड लिगेंड का लिंकेज अलग अलग है कोबाल्ट के साथ। एक बार कोबाल्ट के साथ जो लिंकेज है वो कार्बन की वजह से है और एक बार नाइट्रोजन की वजह से। तो लिंकेज अलग अलग साइड से हो गया, एक बार कार्बन की साइड से, एक बार नाइट्रोजन की साइड से। हाँ सर। हाँ सर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमर्स, या इस फिनोमिना को बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका हम लोग चाहें तो, जैसे मान लो मैंने लिखा CrH2O5 NO2 और बाहर लिख दिया सल्फेट। दूसरा लिखेंगे CrH2O5 NO2 में नाइट्रोजन से डोनेशन हो रहा है, इसको ONO लिख दो। ONO में ऑक्सीजन से डोनेशन होगा, लिंकेज अलग अलग है, तो अगेन ये भी क्या बन गए? लिंकेज आइसोमर्स। समझे? बोलो। हाँ सर। ठीक है। थर्ड जैसे हम लोग बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के बारे में। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा? हम बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म थोड़ा सा अलग है। मतलब कैसा अलग है? अभी एग्जांपल देखेंगे तभी समझ आएगा। हम बोलते हैं दिस अराइजेस व्हेन वाटर एक्टिंग as a ligand can also act as water of crystalline या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वाटर लिगेंड की तरह भी एक्ट कर रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी एक्ट कर रहा है। ये क्या आ गया नीचे? अच्छा तुम्हारा होमवर्क है कोई, है ना? होमवर्क देख लो सभी लोग, फिर लास्ट क्लास में फिर तुम बोलोगे सर ये तो दिया नहीं था, वो तो दिया नहीं था। होमवर्क हमारा ये है। वैसे तो मैंने तो इसका PDF सेंड किया ही है। This arises when water acting as a ligand can also act as water of crystallization. ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें देखो ऐसा होगा कुछ, जैसे सपोज करो हम एग्जाम्पल ले। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखे? जैसे एक लिखा मैंने COH2O6 है ना, COH2O6 Cl3। एक मैंने लिखा COH2O5 Cl2.H2 है ना। एक मैंने लिखा COH2O4 Cl.2H2। ठीक है। तो देखो तुम चाहो तो इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग आइसोमेरिज्म है, अलग अलग आयंस प्रोड्यूस कर रहा है ये हमेशा। बोलो, बोल सकते हो? हाँ सर। तो हाइड्रेट हाँ सर। आइसोमेरिज्म है ना, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हमारा एक स्पेशल टाइप है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हमारा स्पेशल टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही, बट हम लोग इसको बोलेंगे हाइड्रेट ही। इसमें देखो कभी तो वाटर एज ए लिगेंड काम कर रहा है, कभी लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है, और एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, अंदर लिगेंड है, बाहर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह काम कर रहा है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमर्स है ये तीनों, एक दूसरे के क्या है? हाइड्रेट आइसोमर्स।
तो ये एक तरह से मेरा एक सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर। सर हेलो 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 वॉइस आ रहा है? हाँ सर वॉइस आ रही है। यार लाइट चला गया। चलिए है ना, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर। तो ये मेरे क्या होंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स होंगे। हाइड्रेट आइसोमरिज्म में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, ये क्या होता है, मेरा आयनाइजेशन आइसोमर का स्पेशल पार्ट होता है, बट इसमें हमेशा वाटर एज ए लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब दो आइसोमर ऐसे दिए हैं जिसमें एक में तो वाटर एज ए लिगेंड है और एक में वो लिगेंड भी और एक में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन भी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उनमें हाइड्रेट आइसोमरिज्म होगा। क्लियर है इतना? बोलो। सर एक बार आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म फिर से बता दो। अरे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब है वाटर में डालेंगे तो अलग अलग टाइप के आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। देखो ना नीचे देखो, एग्जांपल में लिखा हुआ है अलग अलग टाइप के आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तीनों ही। हाँ सर। चलो एक और देखते हैं हम लोग, फोर्थ इज लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बोलो। when ligand in the coordination compound itself shows isomerism, मतलब जब लिगेंड खुद ही आइसोमेरिज्म जनरेट कर दे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक लिगेंड सपोज करें मेरा ऐसा है CH2 CH NH2 NH2, और एक लिगेंड सपोज करें मेरा ऐसा है CH3 CH2 NH2 NH2। ये दो लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड आइसोमर है एक दूसरे के, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और कोई मेटल एटम है तो ये कॉम्प्लेक्स बना, और यहाँ पर भी कोई मेटल एटम है, ये कॉम्प्लेक्स बना, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या रिलेशन है, लिगेंड आइसोमरिज्म। ये लिगेंड आइसोमर एक दूसरे के, क्यों? क्योंकि जब लिगेंड खुद आइसोमरिज्म शो कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमरिज्म बोलते हैं। क्लियर है इतना? पहले वाले कंपाउंड में CH2 होगा ना? पहले वाले कंपाउंड में बीच में CH2 होगा, ठीक है। अभी सही है, बोलो। हाँ सर। चलिए चलो यार, हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या लाइट नहीं आ रही और मेरे मोबाइल में उतना जबरदस्त डेटा नहीं है अभी, है ना। हाँ तो सर। हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क क्या है, जो मैंने लास्ट टाइम दिया था आइनिक वाला, वही होमवर्क है हमारा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म कर चुके होंगे। अच्छा, इसके बाद कौन सा चैप्टर है हमारे पास सीक्वेंस में पढ़ने के लिए? सर इसके बाद थर्मोडायनामिक्स करते हैं। इलेक्ट्रो दिया है, नहीं नहीं करते नहीं, केमिस्ट्री दिया नहीं हुआ है। नहीं, जो दिया है, जो पे ब्लॉक मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना। नहीं आप नहीं पढ़ा रहे। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया है लेकिन उसके अंदर थर्मोडायनामिक्स यूज होता है वो, लेकिन पहले नहीं करना पड़ेगा। नहीं देखो, करना क्या है वो सब मैं डिसाइड कर लूंगा कि किसको पढ़ाने पर किस में क्या यूज होता है, वो सब है ना, कि कौन सा सीक्वेंस में पहले पढ़ाना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ाना चाहिए, ये सब है ना। ये सब तुम ना बताओ, तो जो सीक्वेंस में दिया उसी को फॉलो करेंगे। सीक्वेंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉलो करेंगे।
एडीएस सर भी बोल रहे थे कि सर को रिक्वेस्ट कर थर्मो कराने पहले। अच्छा, फिर थर्मो एकदम लास्ट में दिया है सर, हाँ फरवरी सर के। पहले थर्मो करवा इसीलिए। लीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग फिर। आपके हिसाब से थर्मो कितने लेक्चर में हो जाएगा? यार मेरे हिसाब से लगना चाहिए कम से कम 8-10 लेक्चर तो। तुम लोग इतना क्या टेंशन ले रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब थर्मो बाद में पढ़ा देंगे थर्मो तो मतलब कुछ। 11th में था ना, इसलिए वो अच्छे से उतना हुआ नहीं है। हाँ तो इस बार हो जाएगा ना अच्छे से, ऐसे टेंशन लेने की क्या बात है। 11th में था, अच्छे से नहीं हुआ तो जैसे तुम लोगों ने 12th के टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर ही लिए है ना। सब पहले मतलब मतलब करवा दीजिए ना। बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे 11th ही नहीं समझ आई, बाकी 12th तो हम फोड़ ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 11th तो 12th दोनों के टॉपिक को बराबर अच्छे से पढ़ना है हमें, है ना। तुम्हें 11th नहीं आती इसका मतलब ये थोड़ी है तुम 12th में पढ़े तो वो सब तुम्हें आ ही गए हैं। आ ही गए होते तो सिर्फ 12th आने से भी हो ही जाता है जेईई में सिलेक्शन। चलो ठीक है, वो तो हम देख लेंगे क्या हमें पढ़ना है।